बुद्ध वचन की आज की श्रृंखला को आरंभ करने से पहले भगवान बुद्ध को याद कर लिया जाए या बुद्धों की उस श्रृंखला को याद कर लिया जाए जिन्होंने समाज को समतावादी बनाने के लिए अपना दर्शन दिया, जिसके माध्यम से हम लोग पशुओं से पृथक दिखाई देते हैं। नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धास्य। बुद्ध वचन की आज की श्रृंखला में हमारा विशेष उद्देश्य है आर्थिक समानता की ओर देश और देश की आम जनता के मानस में इस विचार को कैसे स्थापित किया जाए। इसके लिए पहले हम अपने संविधान को यथावत वाचन करेंगे। हमारा संविधान की उद्देशिका क्या कहती है? उद्देशिका में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान की इस उद्देशिका में वे समस्त बातें अंतर्निहित हैं, जिसमें मुख्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन तीन बातों को स्थापित करने के लिए संविधान की रचना की गई है। अन्य संविधियां इस संविधान को कार्य रूप में लाने के लिए हैं। हम पुनः इस बात का स्मरण दिलाते हैं, संविधान को स्थापित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, उन्होंने सभी को राजनीतिक समानता दे दी है, अर्थात सबको एक वोट का अधिकार दे दिया
किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, सबको एक वोट का अधिकार है और उसका मत एक ही गिना जाएगा, चाहे वह गरीब हो या धनपति हो। किंतु इसके आगे का जो शब्द है आर्थिक समानता, आर्थिक समानता की बात हम अभी तक स्थापित नहीं कर पाए, जो बाबा साहब का सपना था। सामाजिक समता, समानता जातियों के अंदर भी हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। दो जातियों के बीच सामाजिक असमानता एक आम बात है, किंतु एक ही जाति के अंदर जब हम सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो देखते हैं संपूर्ण समाज ब्राह्मणी विचारधारा से ओतप्रोत है। लड़का देकर कोई उच्च हो जाता है और लड़की देकर कोई नीचा हो जाता है। ये एक सामान्य परंपरा भारतीय परिवेश में है। ये अत्यंत चिंता का विषय है। इसलिए जब हम जातियों में विवाह संपन्न कराते हैं या इस विवाह स्थापित होता है, वहाँ पर हम सामाजिक समानता नहीं रखते, तो अन्य जातियों के प्रति हम सामाजिक समानता की बात कैसे कर सकते हैं। तो जातियों को पहले इस दंभ को, इस मानसिकता को त्यागना होगा कि वह सिर्फ लड़की दे देने से छोटे हो जाते हैं या लड़का दे देने से बड़े हो जाते हैं। इस मानसिकता का परित्याग करना होगा। इसके बाद हम अगर बढ़ते हैं आर्थिक विषमता की तरफ, तो आर्थिक विषमता में मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ, पुनः इस बात को कहता हूँ कि आज़ादी के तत्काल बाद से वेतन आयोग बनाया गया। उस वेतन आयोग ने कभी भी आर्थिक समानता पर जोर नहीं दिया। उसने हमेशा आर्थिक विषमता पर जोर दिया है। राष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन सबसे उच्च कोटि का होता है, सबसे अधिक होता है। इसके पश्चात मुख्य सचिव, सचिव, उनका वेतन, उसके बाद फिर सहायक सचिव, उप सचिव आदि आदि। इस तरह से वेतन की विसंगतियां हम वेतन आयोग के माध्यम से पूरे देश में फैलाते रहे हैं। ये वेतन आयोग 10 वर्ष पश्चात पुनरीक्षण करता है, जिसका उद्देश्य था ये प्राप्त करना कि देश में आर्थिक समानता है, परंतु ये वेतन आयोग स्वयं ही विषमता को फैलाता रहा। अब वेतन आयोग की ये अवधारणा निजी क्षेत्र में भी चली गई और निजी क्षेत्र में भी जो मालिक या मालिक के समकक्ष जो लोग होते वो अपना वेतन अधिक रखते, अन्य श्रमिकों का वेतन कम करते गए। इस तरह से हम आज़ादी के बाद विगत 70 सालों में ये पाते हैं कि आर्थिक विषमता का साम्राज्य इस तरह से स्थापित हो गया है, जिसने व्यक्ति के मन मस्तिष्क में एक गहरी छाप बना ली है। ठीक जाति प्रथा के तरह, जिस प्रकार जाति प्रथा लोग छोड़ना नहीं चाहते, अपनी जातियों को उच्च कुल का मानते हैं, उसी तरह से इस आर्थिक विषमता को भी लोगों ने अपने मन मानस में बैठा लिया है। मैं एक समय इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर हुआ करता था। हमारे एक कुलीग हुआ करते थे। उनसे एक बार सामान्य चर्चा में ऐसे ही मैंने पूछ दिया, कोई बात आज से 15-20 साल पुरानी होगी, कि क्या आप चपरासी के वेतन के बराबर वेतन लेना पसंद करेंगे? वह प्रवक्ता हुआ करते थे। बस उनके जैसे कोई शॉक लग गया हो और वो कहने लगे, नहीं,
हमने इतनी पढ़ाई की, हमने इतनी मेहनत की, हम हमारा वेतन चपरासी के वेतन के बराबर नहीं हो सकता, जबकि वह अम्बेडकरवादी दलित समाज के व्यक्ति थे। तो दलित समाज के व्यक्ति के मानस में भी आर्थिक विषमता कूट कूट कर दिमाग में भरी है। संयोग से मैं इधर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ चला आया और वो उस पॉलिटेक्निक को छोड़कर आज एक यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद पर हैं। लेकिन वो दलित समाज से होने के बावजूद भी आर्थिक विषमता के इतनी अच्छी तरह से अंगीकार करते हैं। इन्हें हम अम्बेडकरवादी कैसे कह सकते हैं, जिसमें बाबा साहब ने आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की है। न्याय एक अन्याय जैसा लगता है। योग्यता से, बौद्धिक योग्यता से व्यक्ति को पद मिलना चाहिए, पद के अनुरूप सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आर्थिक विषमता का क्या मतलब है? आर्थिक विषमता तो उसकी आगामी पीढ़ी को भी गुलाम बना देगी। जब बीमारी किसी से पूछ कर नहीं आती, किसकी अंदर कितनी मेधा है, उस मेधा का राष्ट्र को कितना लाभ हो सकता है, ये शिक्षा क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त होने पर ही पता चलेगा। किंतु अगर किसी की शिक्षा सिर्फ आर्थिक विषमता के कारण बाधित कर दी जाए तो ऐसी दशा में उसका लाभ राष्ट्र को नहीं मिलेगा। हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, जब आर्थिक विषमता होती है तो पूरा बाजारवाद भी आर्थिक विषमता के अनुसार ही अपने आप को स्थापित करता है। आर्थिक विषमता, छोटे मकान, बड़े मकान, उससे बड़े मकान बनने लगते हैं, लेकिन एक मनुष्य की हाइट वेट निश्चित है, भूख निश्चित है, इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। तो इसलिए इस तरह की विषमताएं क्यों स्थापित की जाएं? एक व्यक्ति यदि 4 रोटी खाता है, दूसरा उसका साथी 5 खा सकता है, इससे ज़्यादा खाने का प्रयास करेगा तो उसको भांति भांति की बीमारियां हो जाएंगी। वस्त्र निश्चित है, वो कितना पहन सकता है, या शरीर की क्या आवश्यकता है, रहने की आवश्यकता भी उसी के अनुकूल है। तो ऐसी दशा में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान बनाए जाने का क्या औचित्य है? ये आर्थिक विषमता, परमात्मा ने तो शरीर आपको एक निश्चित सीमा का दिया है, बहुत अधिक आप विषमताधारी नहीं हो सकते। जब बहुत अधिक आप विषमताधारी नहीं हैं तो आर्थिक विषमता इतनी क्यों कि एक सामान्य आदमी, चपरासी स्तर का आदमी अपने सास ससुर बच्चों या माँ बाप के साथ एक कमरे में रहता है, वहीं पर दूसरी तरफ एक अधिकारी वर्ग को 5-5 कमरे मिले होते हैं। ये एक आर्थिक विषमता का बहुत ही दयनीय मॉडल है। हमारे सबसे पहले वेतन आयोग के इस मॉडल पर चोट करनी पड़ेगी। वेतन आयोग जो भारत सरकार हर 10 साल में रिवाइज करती है, उसे चाहिए कि वो सभी का वेतन समान कर दे और जो बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति हैं, इसकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए उपयुक्त अवसर उनको दे, उनको अन्य सुविधाएं तो दे, किंतु अब मूल वेतन में और वेतन के ऊपर लगने वाले जो महंगाई भत्ता है उसमें भी किसी प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिए। जो वेतन स्लैब के साथ प्रति ईयर्स जो वेतन वृद्धि है वो भी असमान रूप से नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह की विषमताएं रहेंगी तो भ्रष्टाचार को बल मिलेगा, क्योंकि कितना धन कौन व्यक्ति एकत्र कर सकता है इसकी भी कोई सीमा नहीं है। इसलिए आवश्यक है अधिकतम धन एकत्र करने की सीमा हो, और जब हम सभी व्यक्तियों को समान और रूप से प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर देते हैं
तो उसे शिक्षा समान रूप से मिलनी चाहिए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए वह अपने जीवन को यापन करे। इसके लिए उसको पैतृक संपत्ति क्यों दी जाए? राष्ट्रीय संपत्ति उसकी संपत्ति हो या राष्ट्र द्वारा दिया जाने वाला निर्वाह भत्ता ही उसका जीवन यापन या पोषण के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अन्य किसी पैतृक संपत्ति रखने का या पैतृक संपत्ति मिलने के प्राविधान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात जो संपत्ति हो वो राष्ट्र में समाहित कर दी जाए, वो राष्ट्रीय संपत्ति हो जाए, क्योंकि बच्चे को जन्म से शिक्षा पाने का, अपने शरीर को पोषण करने का अधिकार मिला, उसके पश्चात वो रोजगार के माध्यम से अपनी बौद्धिक विवेक को बढ़ाते हुए अपना जीवन यापन करेगा। इसी प्रकार सेवानिवृत्ति के पश्चात मिलने वाली पेंशन भी है, वो असमान नहीं होनी चाहिए, वो भी समान होनी चाहिए। सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं समान रूप से मिलनी चाहिए, तभी हम समाज में भाईचारा बना पाएंगे। जातियों का भेद तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि हम आर्थिक समानता नहीं लाते हैं, क्योंकि हम इतिहास को उठाकर देखें तो जातियां मूलतः आर्थिक विभेद की तरफ भी संकेत करती हैं, और जब आर्थिक विभेद और अत्यधिक चरम पर हो जाता है तो हम उसमें छुआछूत जैसी चीज़ों को भी देखते हैं। यदि हम आर्थिक विषमता को पूरी तरह से तोड़ दें तो फिर हम उसी प्रकार से साफ सुथरे और सही संपन्न दिखेंगे जिसमें कोई बौद्धिक कारण नहीं है कि किसी को कोई घृणा की दृष्टि से देख सके। इसके बाद हम ये भी देखते हैं आर्थिक विषमता भ्रष्टाचार की जननी है। यदि अत्यधिक आर्थिक विषमता रहेगी तो इस विषमता में हर व्यक्ति के परिवारों की इच्छाएं उभर कर सामने आएंगी। हर व्यक्ति उन संसाधनों को प्राप्त करना चाहेगा जो उसकी आर्थिक पहुंच में नहीं है। जब वो उसकी आर्थिक पहुंच में नहीं है तो वो उसको प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार के संसाधन अपनाएगा। जैसे तैसे उसको जहाँ से भी धन मिल सकता है, अपने भाई से छीन सकता है, अपने क्लाइंट से छीन सकता है, या अपने किसी आने वाले ग्राहक से छीन सकता है। ये छीनना प्रत्यक्ष रूप में हो सकता है या परोक्ष रूप में, वो उससे से अधिक धन अर्जित करने का प्रयास करेगा, और ये प्रयास उसका शोषण के स्तर तक चला जाएगा। वह व्यक्ति यदि किसी भी परिस्थिति से पीड़ित है तो वह उस शोषण का शिकार हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ अन्य तथ्यों को सुझाएंगे जिसके माध्यम से हम समाज में आर्थिक समानता स्थापित कर सकते हैं। आज श्रृंखला का दूसरा वीडियो था जिसमें हमने आर्थिक समानता की बात की, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि इस आर्थिक समानता को कैसे स्थापित किया जा सकता है। उसी के क्रम में आज का वीडियो रहा कि हम आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए जो संस्थागत स्तर है, जो वेतन आयोग है, सबसे पहले वहाँ पर चोट करनी पड़ेगी। आने वाला वेतन आयोग किसी का विषमतावादी अगर वेतन बनाता है तो निजी क्षेत्रों को भी विषमतावादी वेतन स्ट्रक्चर बनाने का मौका मिलेगा। इसलिए हमें आगामी वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले जनमानस तक, हर व्यक्ति तक जो चाहे सरकारी वेतन पा रहा हो या निजी संस्थान से वेतन पा रहा, उसके दिमाग तक के संदेश पहुंचा देना है कि हमें आर्थिक समानता के लिए एक साथ खड़े हो जाना है। हमारे इस वीडियो को आर्थिक समानता के समर्थक जन जन तक पहुंचाएं, इसी अपेक्षा के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
हमारे साथ अगले वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद। सबका मंगल हो।